हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एडुटेरिया का आपका है ये बिहार तथ्य संग्रह, जिसमें बिहार से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर आपके दिए गए हैं। जितने भी बिहार का इतिहास हुआ, बिहार का भूगोल हुआ, साथ ही बिहार की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, जनगणना, राज्य व्यवस्था, बिहार की कला, संस्कृति, प्रमुख व्यक्ति, बिहार विशेष, और जो आपकी बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्जाम्स हुए उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी सीरीज इसमें दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम उसको पूरा डिटेल ही आपको बताएंगे, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका बिहार का किसी भी लेवल का एग्जाम रहा हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज से। यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि हमने बिहार का इतिहास की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने प्राचीन बिहार का इतिहास को लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने आपका पाषाण काल करा दिया था। साथ ही वैदिक काल भी हो गया, महाजनपद काल भी हो गया, मौर्य और गुप्त वंश भी हो गया, बौद्ध एवं जैन धर्म भी कंप्लीट हो गया था। तो इसी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वंश हुए थे, उनसे संबंधित भी हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो उसके बाद कौन कौन से हुए थे, जैसे कि आपका शुंग वंश हुआ था। कौन कौन से हुए थे? महावीर हो गया। फिर जैसे कि आपका शुंग वंश हुआ था, फिर उसके बाद कण्व वंश, फिर साथ ही कुषाण वंश, गुप्त वंश, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, इनसे और चंद्रगुप्त द्वितीय, इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको करा देते हैं, जो कि आपके बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें आपका जो पहला रहेगा, इसमें पहला ही रहेगा शुंग वंश है। तो शुंग वंश में जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और 185 में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो अब क्वेश्चन आपका आता है कि जो शुंग वंश की स्थापना थी वो किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग जो थे वो उन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, तब उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। फिर आता है तो शुंग वंश जो पुष्यमित्र शुंग थे वो कौन थे? तो ये एक ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण थे, और ये बृहद्रथ के सेनापति थे। क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि शुंगमित्र किसके सेनापति थे? तो ये बृहद्रथ के सेनापति थे, और सेनापति ने अपने राजा की हत्या करके और उस पर शासन ग्रहण कर लिया था। ठीक है, आगे है कि पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी और उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। जो पुष्यमित्र थे उन्होंने सेनानी की उपाधि ली थी। ठीक है, आगे है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। जो पुष्यमित्र थे वो आपके पंडित तो यानी कि ब्राह्मण तो थे ही, और उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और उसमें जो पुरोहित थे वो आपके पतंजलि थे। पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। ठीक है, आगे है कि पुष्यमित्र की जो मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था अग्निमित्र, पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद जो अग्निमित्र थे उन्होंने आपकी 148 ईसा पूर्व वहाँ के राजगद्दी पर बैठे थे। और जो अग्निमित्र थे उन्हीं के ऊपर कालिदास ने अपना नाटक लिखा था मालविकाग्निमित्रम, जिसमें अग्निमित्र वहाँ के उसके नायक थे और जो नायिका थी वो आपकी मालविका थी। इन्हीं के दोनों का जो प्रेम प्रसंग था उसी पर ही पूरा आधारित है आपका मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, तो किसने लिखी थी? कालिदास की पुस्तक है। ठीक है, आगे है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश जो था उसके जो अंतिम शासक थे वो आपके देवभूति थे। आई होप आपको कंटेंट समझ आ रहा होगा। इसी में आगे है कण्व वंश। तो जो कण्व वंश की जो स्थापना है वो वसुमित्र ने की थी, और इन्होंने देवभूति की हत्या कर दी थी। जो ये देवभूति थे, देवभूति की हत्या करके वसुमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। और जो वसुमित्र थे वो शुंगों के आमत यानी कि मंत्री थे। कण्व वंश जो था वो भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपके सुशर्मा थे। सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो सुमुख थे, और सुमुख ने सुशर्मा की हत्या कर दी थी। देवभूति थे अंतिम। देवभूति की हत्या किसने की? वसुमित्र ने। सुशर्मा की हत्या की सुमुख ने, और उन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, अब ये आपका जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश के जो सबसे अंतिम थे, जो भारत में आने वाले जो विदेशियों में जो कुषाण वंश था वो सबसे अंतिम था। ठीक है, विदेशियों जैसे सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। ठीक है, जो कुषाण थे वो चीन के यूजी तोखरी जाति के थे। किसके थे? चीन के यूजी तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो आपके किजुल कडफिसेस थे। कौन थे? किडुल कडफिसेस। और इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक कौन रहा था? तो इससे जो कुजुल कडफिसेस है, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही कम देखा गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो कुषाण वंश के जो सबसे प्रमुख शासक थे वो आपके कनिष्क थे। ठीक है, कुषाण वंश की राजधानी तो वो आपकी पुरुषपुर यानी कि पेशावर और मथुरा दोनों रही थी। वहीं अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित की रचना की थी वो कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। ठीक है,
आगे है कि कनिष्क के समय में गांधार और मथुरा कला का विषय थे। जो कला और मथुरा, जो कला का विषय आपका गांधार और मथुरा था कनिष्क के समय में। और कनिष्क के ही समय में बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो कुंडलग्राम कश्मीर में कराया गया था। ठीक, फिर है कि कनिष्क ने ही आपका जो शक संवत है 78 वो स्टार्ट किया था। जब वो राजा बने थे तो राजा बनते टाइम ही उन्होंने जो 78 ईस्वी है वहाँ से उन्होंने शक संबंध स्टार्ट कर दिया था, जो कि हमारा अभी राष्ट्रीय शक संबंध भी है। कनिष्क के समय में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। जो सिल्क मार्ग था उस पर कुषाणों का आधिपत्य था, लेकिन अब वो सिल्क मार्ग बाद में बंद कर दिया गया था। फिर आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश की जो स्थापना हुई थी वो श्री गुप्त ने कराई थी। ठीक है, 240 से 280 तक इनका राजन शासन काल रहा था। ठीक है, फिर वही है कि श्री गुप्त का जो उत्तराधिकारी थे वो आपके घटोत्कच गुप्त थे, और ये प्रथम गुप्त शासक थे जिन्होंने महाराजा की उपाधि ली थी। जो घटोत्कच गुप्त थे उन्होंने महाराजा की उपाधि ली थी, और ये सबसे पहले राजा थे जिन्होंने महाराज की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, अब इसी में हम आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम थे तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक आपके चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है, लेकिन जो एक गुप्त संवत भी चलाया गया था, तो जो 320 ईस्वी से ही गुप्त संवत चलाया गया था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही लक्ष्मियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? कुमार देवी से विवाह किया था, और वे लक्ष्मी की राजकुमारी थी, और प्रथम गुप्त शासक जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। जो आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे वो प्रथम ऐसे गुप्त शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस कंटेंट की PDF चाहिए हो तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको सारी PDF प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है, आगे है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का जो शासन काल रहा था वो 335 से 375 ईस्वी तक रहा था, और इतिहासकार जो स्मिथ हैं उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत के नेपोलियन कौन है, तो समुद्रगुप्त को कहा गया है, लेकिन ये किसने कहा है? तो किसने का आंसर आपका हो जाएगा स्मिथ ने। ठीक है, फिर है कि समुद्रगुप्त ने पर क्रमांक अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। कौन कौन सी? पर क्रमांक और अप्रतिरथ की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त के अभियानों की जो चर्चा है वो हरिशेठ द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। वहीं जो समुद्रगुप्त हैं उन्हें कविराज की भी उपाधि, कविराज भी कहा जाता है, कविराज की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, फिर है कि समुद्रगुप्त के उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया। अब क्वेश्चन आपका आता है कि बीड़ा बजाते हुए किसको दिखाया गया है? तो जो समुद्रगुप्त हैं उन्हें बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिशेठ थे। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वहीं आगे आता है कि समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था, तथा समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिलते हैं। सर, जो वैष्णव धर्म है, जो समुद्रगुप्त थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे, और उनके द्वारा ही अश्वमेध यज्ञ कराने के भी प्रमाण मिले हैं। आगे है कि समुद्रगुप्त के बाद 375 में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन उनके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनकी हत्या कर स्वयं राजा घोषित हो गए थे। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल था वो 375 से 415 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। जो शक थे, शक राजाओं को उन्होंने पराजित किया था। कब? तो 398 में उन्होंने जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने शकों को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्हें देवगुप्त, देवराज और देवश्री के नाम से भी उन्हें उपाधि धारण की गई थी। साथ ही चंद्रगुप्त का जो विवाह था वो ध्रुव देवी और कुबेर नाग से उनका विवाह हुआ था। ध्रुव देवी और कुबेर नाग से उनका विवाह हुआ था। उनसे जो पुत्री उत्पन्न हुई थी, एक का नाम प्रभाववती गुप्त था, जिनका विवाह उन्होंने बाकाटक नरेश रुद्रसेन के द्वितीय से कर दिया था। रुद्रसेन द्वितीय से उन्होंने अपनी पुत्री प्रभाववती गुप्त का विवाह कर दिया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभाववती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षित के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभाववती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त कर ली थी। वहीं जो चीनी यात्री फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही भारत में आए थे, और फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहे थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। जो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, इसी में है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। 9 रत्न कौन कौन से? आपके कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, बारामिहिर, सुंगु, बेताल भट्ट, घटर पर, छपड़,
भरूची, ये जो 9 रत्न थे ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। इसके बाद आपका कुमारगुप्त आता है। तो कुमारगुप्त का जो शासनकाल था वो 415 से 455 तक रहा था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का जो पुत्र थे, ये कुमारगुप्त कौन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी के पुत्र थे कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कुमारगुप्त के समय में हुई थी। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था। ठीक, इसके बाद आते हैं हम स्कंदगुप्त पर। तो जो स्कंदगुप्त का जो शासनकाल था वो 455 से 467 तक रहा था। और ये मध्य एशिया के बर्बर जाति हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया था। साथ ही इसका जो वर्णन है हूणों के आक्रमण से संबंधित जो वर्णन है वो आपके जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेखों में जो हूण है, हूणों को मलेच्छ कहा गया है। क्या कहा गया है? मलेच्छ कहा गया है। ठीक है, इसी में आगे है कि स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुत्थान कराया था। अब क्वेश्चन आपका आएगा कि सुदर्शन झील का पुनरुत्थान किसने कराया था? तो स्कंदगुप्त ने कराया था। इसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने सक्रादित्य की उपाधि दी थी। किसकी? सक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। ठीक है, और जो B.A. स्मिथ है उन्होंने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा है। अब क्वेश्चन आता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो वो आपके B.A. स्मिथ ने कहा है। अब हम आते हैं पाल वंश से संबंधित। तो पाल वंश की जो स्थापना थी वो गोपाल ने की थी। कब? तो 750 में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना है वो गोपाल ने बिहार शरीफ में की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो धर्मपाल थे। धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भागलपुर में जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। साथ ही सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने ही कराया था। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो भी आपके धर्मपाल के शासनकाल में ही हुआ था। और कुछ समय के लिए धर्मपाल ने अपनी जो राजधानी थी वो कन्नौज पर कर रख ली थी। ठीक है, धर्मपाल ने अपना जो उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। जो धर्मपाल थे उन्होंने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। साथ ही धर्मपाल के बाद जो उसका पुत्र था देवपाल 810 में शासक बने थे। जो देवपाल थे वो 810 में शासक बने थे। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। देवपाल ने किसको राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को। ठीक है, इसी के साथ है कि देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनने वाले 5 गाँव दान किए थे। जो देवपाल हैं, देवपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय जो बन रहा था उसके 5 गाँव जो दान में दिए थे वो बालपुत्र देव को दिए थे। आगे है कि देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया था। पाल वंश के ये शासक थे। पाल कालीन में कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थीं। ठीक है, धीमन एवं विट्ठल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब ये आपके कुछ प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश और शासक आते हैं और उनकी राजधानी, जैसे कि बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की जो राजधानी थी वो आपकी गिरिव्रज, मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। बिंबसार, तो बिंबसार ने जो अपनी राजधानी है वो गिरिव्रज राजगृह बनाई थी। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। शुंगनाग ने अपनी वैशाली को बनाया था। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को, नंद वंश ने पाटलिपुत्र को, मौर्य वंश ने पाटलिपुत्र को, कुषाण ने पुरुषपुर एवं मथुरा को अपनी राजधानी बनाया था। वहीं गुप्त वंश ने पाटलिपुत्र को बनाया था। पाल वंश ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ जो आपका आता है कि प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। ठीक है, जिसकी विशेषता क्या है? जो कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है वो आपकी राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। बुद्धचरित, ये अशोघोग इसके लेखक थे और ये बौद्ध धर्म के महाकाव्य है। प्रज्ञा पारमिता, ये नागार्जुन इसके लेखक हैं और ये शून्यवाद का सिद्धांत से संबंधित है। शियुकी, ये ह्वेंसांग ने इसकी यात्रा इसके लेखक हैं और ये आपके भारत के यात्रा विवरण से संबंधित है। इंडिका, तो ये मेगास्थनीज की, इसमें मौर्य साम्राज्य का विवरण है। मलिंद पन्नु, तो ये नागसेन ने की थी। ये बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रह है इसमें। वहीं ललित विस्तार है, तो ये बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश श्रीलंका के राजा का वर्णन है। जातक कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों से संबंधित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका मध्यकालीन बिहार का इतिहास रहेगा। तो जो मध्यकालीन बिहार का इतिहास है इसकी टॉपिक हम की जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।